यदि यदि आप सीटीईटी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका जो प्रिपरेशन है सीटेट का वो अधूरा है। क्योंकि जब आप सीटेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग समझ बनती है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कैसे हमको आंसर करना। आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ा, बीएड किया तो आपने बीएड में पढ़ा होगा क्लास के टाइम में। यदि आपने डीएलएड कर रखा है तो डीएलएड के टाइम में क्लास में सारा कुछ थ्योरी पढ़ा होगा और उसी से रिलेटेड थ्योरी से प्रश्न बनते हैं। लेकिन आपने यदि क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप आंसर सही टाइम पे नहीं कर पाएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को उठा करके उसका प्रैक्टिस करें। उससे दो फायदा होगा। पहला तो ये कि आप कम समय में मीन्स समय रहते आप सभी प्रश्नों का हल कर पाएंगे, ठीक है, और सटीक आंसर दे पाएंगे। और आपको पता भी चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस किस प्रकार से कैसे पूछा जाता है। क्योंकि 2011 से लेकर 2019 तक में बहुत सारे कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे 2011, 12, 13, 14 तक में है जो क्वेश्चंस 11, 12, 13, 14 तक में जो है वो क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा टफ था। लेकिन 14 के बाद से थोड़ा सा इजी आने लगा। 16 में तो और इजी, 17 में और इजी हुआ, ठीक है। 16 के बाद शायद 2 साल गैप हुआ, सीटेट नहीं आया था। हाँ, 18-19 में आया है फिर। तो उस टाइम 18-19 में क्या है ना, वो जो मैथ का आप पैटर्न देखेंगे तो सेम ही है, पेडागोजी भी सेम है और जो सिंप्लीफिकेशन आता है वो भी सेम आया था। लेकिन आपको 16 से 18 तो आया नहीं, 18 के बाद जब 19 में आया तो थोड़ा सा चेंजिंग दिखा, ठीक है, लेकिन पैटर्न एक ही है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करके आप सीटेट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप ज़रूर सीटेट में अच्छे नंबरों से पास करेंगे। सिर्फ पास ही नहीं करेंगे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे। या तो क्लास 1 to 5 सीटेट पेपर 1 दे रहे हो, या क्लास 6 to 8 पेपर 2 दे रहे हो, या बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे रहे हैं। तो दोनों का प्रैक्टिस कीजिए आप प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करने के साथ साथ और भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से जो भी चैनल आपको पसंद है आप उसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो यह सीटेट पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5 के लिए। और मैं बता दूं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको 15 प्रश्न का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 प्रश्न का करवाऊंगा, क्योंकि EVS में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने कई वीडियो दिए हैं आपको CDP का 15 क्वेश्चंस करके, मैथ पेडागोजी का दिए हैं, EVS का दिए हैं, हिंदी लैंग्वेज का दिए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज का भी दिए हैं आपको। सीटेट पेपर 1 का करीब मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, और ये 2011 का प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है। EVS करवाऊँगा, फिर हिंदी करवाऊँगा, फिर इंग्लिश करवाऊँगा। प्रीवियस ईयर का इसमें समाप्त हो जाएंगे। और मैंने EVS का भी करवा रखा है क्लास 3 to 5 का, चैप्टर बाय चैप्टर भी बता रखा है और शॉर्ट नोट्स भी बना रखा है। यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। यदि आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स पढ़ना चाहते हैं, नोट्स भी अवेलेबल है। और मैं बता दूं, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मैं PDF भी अवेलेबल करवाता हूँ, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और मैं यूट्यूब पे वीडियो तो डालता ही हूँ। यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, बने रहें। जिस तरह से मैं गाइडलाइन करता हूँ आप उस तरह से करें। टेलीग्राम पे आप या फिर कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। सीटेट से रिलेटेड एग्ज़ाम से प्रॉब्लम, कुछ परेशानियाँ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेल भी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, ये तो काफ़ी सारी बातें हो गई आपसे। आशा करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें 61 नंबर प्रश्न है आपका
कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पे देखिएगा, नहीं देंगे। लोग अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस नहीं को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं पढ़ने के समय, क्योंकि उनको आंसर देने की जल्दी होती है। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंड हो गया नहीं, और क्या करते हैं आप पॉजिटिव वाला आंसर जल्दी से ढूंढ के टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको क्वेश्चंस का आंसर आते हुए भी आप गलत कर देते हैं और एक नंबर खो देते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि गतिविधि करने की अनुमति नहीं है, नहीं देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव वाला प्रश्न है। ठीक है, नहीं देंगे वाला में उसका आंसर चुनना है, थोड़ा सा मुश्किल होता है चुनना। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगता है नॉर्मल क्वेश्चंस के अपेक्षा। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकंड ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। बताइए इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं गतिविधि। बताइए, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा 61 का आंसर करें तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये गतिविधि जो है अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति शिक्षक को नहीं देनी चाहिए। बाकी ये सब बाकी जो तीन है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन से भोजन खाते हैं यह पता लगाना, ये करना चाहिए। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये करेंगे क्योंकि उनका इससे विकास होगा। ठीक है, जानवरों के प्रति उनका जानकारी बढ़ेगी। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, हाँ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर, और 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सॉरी इसके लिए कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। बताइए 62 का राइट आंसर क्या होगा। तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि बीज अंकुरण की बीज अंकुरण की अवधारणा को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बच्चों को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 नंबर, और 63 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियाँ हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी। मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। बताइए 63 का आंसर करें तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, मोटापा और एनीमिया। कि समोसे एवं कटलेट में मौजूद वसा के कारण मीरा को मोटापा होने की संभावना होगी और दिव्या को लौह तत्व की कमी से एनीमिया होने का खतरा हो सकता है। सॉरी इसके लिए मैं कहना चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 नंबर,
और 64 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। बताइए 64 का आंसर करें तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। यदि एक अध्यापक बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से अवगत कराना चाहता है तो इसके लिए उसे बच्चों को एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों को साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 65 नंबर और 65 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। बताइए 65 का आंसर करें तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड कि आप मानचित्र पढ़ा रहे हैं ना तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर और 66 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुँचाता है। विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने के बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। बताइए 66 का आंसर करें तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को विषय के बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखे जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बताइए 67 का राइट आंसर करें तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड 2। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर नहीं है वाला प्रश्न आया है तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। बताइए 68 का आंसर करें। 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों के आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। यानी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बाकी 2, 3, 4 है तो चलिए 2, 3, 4 भी देख लेते हैं क्या कहता है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना बिल्कुल सही, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना बिल्कुल सही, बच्चों को खोजने की प्रक्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों के विकास में सहायक होते हैं बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 69 नंबर और 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, कहीं कुछ लोग इग्रेट के माध्यम समझते होंगे तो इग्रेट समझ सकते हैं, बगुला तो हम लोग समझते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, यह तो हो नहीं सकता, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। बताइए 69 का आंसर करें तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, यानी भैंस एवं बगुला के बीच सहोपकारिता का संबंध होता है, भैंस और बगुला के बीच सहोपकारिता। ठीक है,
का संबंध होता है। भैंस की पीठ पर बगुले को परजीवी कीट खाने को मिल जाता और भैंस की भी परजीवियों से रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने के बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रोल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। बताइए 70 का आंसर करें तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रदर्शित रेलवे टिकट का नमूना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, वास्तविक, क्योंकि आप टिकट को देख रहे हैं, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है और टिकट को देख के आप सीख रहे हैं कि उसमें क्या है नहीं है, जो भी आपके सामने होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों के बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकों का शब्द आकलन। बताइए 71 का आंसर कर 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो नहीं होगा 72 का, ठीक है। यानी प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। देखिए एकमात्र लग गया तो ये एक तरफ ही बल देता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 1 और 3 में आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, और तीसरा कहता है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। बताइए 73 का आंसर करें तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। बताइए 74 का आंसर करें तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि लकड़ी या गोबर के उपलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से उनसे निकलने वाला काला धुआं श्वसन नली में जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज खांसी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 75 नंबर और 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह कह सकते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, और चौथा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बताइए 75 का आंसर करें तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस 75 तक ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 76 से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।